चलिए, आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? बता दीजिएगा वॉइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आप लोगों को बताता है जो आर्टिकल 18 है उसमें क्या है, जो उपाधि यानी टाइटल है उसको त्यागने की बात की गई थी। और उसी में 1954 में यानी 1954 में उसमें 4 और नागरिक अधिकार यानी टाइटल जोड़ दिया गया। भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री जोड़ दिया गया। और जो भारत रत्न है भारत का सबसे बड़ा नागरिक उपाधि है, जिसको कहते हैं सिविलियन अवार्ड कार्ड। तो ये हो गया आपके आर्टिकल। देखिए, भारत रत्न के बारे में आप लोगों को क्या है फर्स्ट वीडियो में बता दिया, तो इसलिए दोबारा इसको बताएंगे नहीं, क्योंकि खाली खाली रिपीटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला जो आर्टिकल है वो है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। अब इसमें आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 इसको हमें ठीक करना है। तो देखिए, पहले है आपका आर्टिकल 19। इसे कहते हैं अधिकारों का संरक्षण। अधिकार, आपको पता है कि हम लोग क्या है, एक नागरिक है। और नागरिक है तो उसको क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, राइट्स मिलनी चाहिए। इसलिए तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो देखिए, हमारे संविधान क्या है, आर्टिकल 19 के माध्यम से, और कौन सा आर्टिकल 19 के माध्यम से 6 प्रकार के अधिकार या गारंटी देते हैं। अधिकार या गारंटी देते हैं कितने प्रकार के, 6 प्रकार। पहला है वाक मतलब बोलने की अधिकार या अभिव्यक्ति की अधिकार, यानी आप अपनी बात को किसी के सामने रख सके, इसका अधिकार देता है, ये इसका स्वतंत्रता देते हैं। अगर आप चाहे कि अदालत में आपने केस किया है और मान लेते कोई वकील आपके केस नहीं लड़ना चाहे, तब भी आप केस लड़ सकते हैं, अपनी बात को खुद रख सकते हैं। ठीक है, अपने बात को किसी के सामने रखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके बात को उनको सुनना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं बात या जो स्पीच होता है उसका अधिकार या अभिव्यक्ति के अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने भाग लेने का अधिकार। जो भी कोई भी सम्मेलन होता है उसमें आप शांतिपूर्ण भाग ले सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। जैसे मान ले कोई मांग के लिए कोई टीचरों का हड़ताल हो रहा है, कोई कर्मचारी का हड़ताल, कोई लोगों का भी हड़ताल मान के चलिए, तो ये क्या है, शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए। शांतिपूर्ण का मतलब क्या है, बिना हथियार के होना चाहिए। तीसरा है संघ या संगठन बनाने का अधिकार। जैसे देखिए, टीचिंग में भी बहुत सारे संगठन है, राज्य शिक्षक संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन है। या कोई भी स्टूडेंट यूनियन हो सकता है, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई भी देख। ठीक है, उसके बाद अवध संचरण मतलब भारत के किसी भी भाग में आप घूम सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण। जैसे आप ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं जहां पे रक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत सेंसिटिव एरिया हो, जहाँ पे आर्मी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हो, या बॉर्डर का आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे नहीं जा सकते। जैसे आप लोग जानते हैं कि पिथौरागढ़ से आगे जो धारचूला वगैरह है या काला पानी का जो क्षेत्र है ना, वहां पे क्या होता है, बिना एसडीएम के अधिकार के आप जा नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है, अपवाद वाला क्षेत्र होते हैं, उसको छोड़ के आप भारत में कहीं भी जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां भी जाना है आप जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। निवास करने का अधिकार, कहीं पे भी घर बना के रहिए, मतलब अपने जमीन खरीद के या खुद की जमीन में रहिए, किसी की जमीन पे मत बनाइए। इसे कहना है भारत के जो शिमला में रहना चाहिए, कश्मीर में रहना चाहते हैं, केरल में रहना चाहते हैं, तमिलनाडु में रहना चाहते हैं, कहीं पर भी रहिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या है, कंडीशन है कि आप एससी और एसटी की जमीन नहीं खरीद सकते, ये कंडीशन। व्यवसाय यानी कि ट्रेड करने का अधिकार, स्वतंत्रता, कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या था कि जो शिक्षा का व्यापार केवल ब्राह्मण लोग कर पाते थे, आज क्या कोई भी करते हैं। या जो चमड़े का काम है तो क्या बोलते हैं, दलित लोग करते हैं, आज तो ब्राह्मण वाले भी जूते का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। आज देखिए, ब्राह्मण वाले भी क्या ढाबा खोल के बैठे हुए हैं, जो खाने पीने का होता है। तो इसमें क्या कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये 6 प्रकार के अधिकार दिया गया इसमें आर्टिकल 19 के अधिकार अंतर्गत। इसमें आर्टिकल
19 में क्या है, 6 प्रकार के अधिकार क्या है दिया गया। अब आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अपराध के लिए क्या है, दोष सिद्धि। दोष मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध किया है या नहीं किया है, मान लेते उसके आरोप लग गया, और वो कैसे उसको सिद्ध करे कि मैं आरोपी नहीं हूँ, या इस तरह का कैसे दंड उसको कैसे दिलाया जाए। देखिए आर्टिकल 20 में किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेश में या कंपनी का कोई भी हो, तो मनमाने या अतिरिक्त दंड से संरक्षण करना होता है। देखिए इसमें 3 प्रावधान है। पहला है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, तो अपराध सभी से होता है, कोई बड़ा करता है कोई छोटा करता है, यही अंतर होता है। ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कोई ना कोई अपराध नहीं करता है। कोई बड़ा करता है तो पकड़े जाते हैं, कोई करते हो तो पकड़े ही नहीं जाते, वो अलग बात है। तो अपराध अगर किसी ने किया है और वो पकड़े गए हैं, तो उनको क्या संरक्षण मिलेगा पहले समझते हैं। तो देखिएगा, जब अपराध मान ली व्यक्ति ने किया, उस समय हमारे देश में जो कानून चल रहा है, उसी में जितना उनको दोषी करार दी जाएगी, उसके अनुसार उनको दोष दिया जाएगा। मान लेते हैं मान लेते हैं कि किसी की हत्या करना, मान लेते वर्तमान में क्या है, किसी की अगर हत्या अगर कर दी जाए जानबूझकर, तो मान लेते उसमें क्या है, 20 साल का सजा है। मान लेते 20 वर्ष का क्या है सजा है। अब जो क्या है अभी वर्तमान में चल रहा है, 2024 में चल रहा है, आज तक आज क्या है, 6 जुलाई है, 6 जुलाई 2024 में ये कानून है कि अगर किसी का हत्या कर दिया जाए तो 20 वर्ष की सजा होगी। अब मान लेते कोई व्यक्ति 6 जुलाई को हत्या कर देता किसी का, मान लेते हैं, तो उनको कानून के अनुसार कितना है, 20 साल का सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर 7 जुलाई 2024 को यही कानून बदल के क्या है, अगर किसी ने हत्या कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, फांसी का कानून बना दिया जाए। तो क्या जो 6 जुलाई को जो व्यक्ति हत्या किया है, क्या उनको फांसी मिलेगी? उनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। उनको क्या मिलनी चाहिए, 20 साल का सजा मिले। इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीटी है। अगर कोई व्यक्ति 6 जुलाई को हत्या करता है, तो उस 6 जुलाई में उनकी सजा क्या 20 साल है। 7 जुलाई में एक नया कानून बना है, उसमें क्या है, उसी हत्या का जो मानदंड है उसके अनुसार उनको फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति ने हत्या कब किया है, 6 जुलाई को, इसीलिए व्यक्ति को क्या है, फांसी की सजा नहीं मिलेगी बल्कि 20 साल का सजा मिलेगा। जैसे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा केस सुना था, दिल्ली में हुआ था, निर्भया कांड। क्योंकि निर्भया कांड से पहले क्या था कि जो 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते थे, उनको नाबालिग माना जाता था। अभी माना जाता है, बल्कि अभी 16 साल से नीचे वालों को नाबालिग माना जाता है। पहले 18 साल से नीचे थे उनको नाबालिग माना। 18 साल से नीचे, पहले 18 साल का नाबालिग का क्राइटेरिया। उसमें देखिए एक बंदा छूट गया था, जो 4 लोगों को पकड़े थे, उनका उम्र 18 साल नहीं हुआ। अभी देखिए नया कानून क्या है, 2012 में एक घटना हुआ और 2013 में एक नया कानून हुआ कि बोला कि 16 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं, उनको अगर 16 साल से नीचे होगा तभी उनको नाबालिग माना जाएगा। अगर वो कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको भी फांसी देनी। अब देखिए, अब 2017 के बाद अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध करता होगा तो उनको फांसी मिलेगा। लेकिन 2012 में जब व्यक्ति ऐसा अपराध किया था तो उनको फांसी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो उम्र के हिसाब से वो छूट गए थे, उसमें वो कानून ऐसा है। तो पहली बात है कि जब कोई व्यक्ति कोई दोष करता है या कोई अपराध करता है, तो उस समय जो हमारे देश में प्रचलित कानून है, उसी कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। उस कानून के अनुसार क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये पहला नियम है, ध्यान के बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जैसा अपराध बार बार किया हो, 2-3 बार किया, तो उस व्यक्ति को क्या बार बार सजा नहीं दी जाएगी, उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति क्या एक साथ 4-5 लोगों का मर्डर कर दिया, तो एक एक लोगों के हिसाब से उनको सजा नहीं होगी, बल्कि एक साथ जो उन्होंने सामूहिक रूप से जो काम किया है ना, या जो भी अपराध किया है, उसी का उनको सजा मिलेगी। उसी का अनुसार क्या उनको सजा मिलेगी, अलग अलग उनको सजा नहीं मिलेगी। तीसरा ये चीज बताता है
किसी व्यक्ति के लिए अगर अभियुक्त है तो उसको क्या है, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर मान लेते कोई व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है तो उसको खुद ये नहीं प्रेशर किया जाएगा या दबाव नहीं डाला जाता कि वो खुद बयान दे कि मैं ये काम किया। ठीक है, साक्षी होने के लिए बाध्य, मतलब बाध्य मतलब जबरदस्ती मारपीट के उसको नहीं। अगर स्वेच्छा से बोल सकता है कि मैंने ये मतलब साक्ष्य के आधार पर अगर बोले कि मैंने वो सिद्ध होता है तो ठीक है। लेकिन क्या जबरदस्ती नहीं, पुलिस क्या होता है जेल में लेके उसको पिटाई करता है थाने में लेके, और क्या होता है उल्टा सीधा बयानबाजी करवा देता है। तो ये नहीं किया जा सकता। जो आप लोग देखेंगे जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, उसको पीट पीट के क्या होता है, कभी कभी तो मर ही जाता है। उसको गलत क्या है, बयानबाजी करवा देते हैं। तो ऐसे नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्या नहीं होता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो यह है आर्टिकल 20, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20, जो जो अपराधी या अपराध किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अनुच्छेद 21 है, जो प्राण और देही स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये जीने के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो कहता है राइट टू लाइफ की बात करता है। देखिए इसमें ये बात बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने प्राण और देही से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इतना नहीं, मतलब विधि में जो लिखा हुआ है, कानून में जो लिखा है उसी के अनुसार क्या होता है, उनको वंचित किया जा सकता है, नहीं तो उनको वंचित नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा 2017 में एक बहुत बढ़िया कानून आया था, आप लोगों ने अगर सुना होगा, जिसको कहते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार आप लोग सुने होंगे, जिसको राइट टू प्राइवेसी कहा गया। ये भी क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये भी क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। देखिए राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार का मतलब होता है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करूं, मैं किसके साथ बात करूं, कौन सा कपड़े पहनूं, क्या खाऊं, घर के अंदर मेरे डेकोरेशन कैसे हो, मैं क्या पहनूं, उस पर क्या होता है कोई दूसरा आक्षेप या उस पर उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें बहुत सारे विवाद है, जैसे अंतर जातीय विवाह हो गया, अंतर धार्मिक विवाह हो गया, इसमें पहले बहुत सारे क्या था केसेस आया था। तो इसमें पता है कि भाई कौन किससे शादी कर रहा है उससे कोई मतलब। अब देखिए अमीर लोग शादी कर लेते हैं अंतर धर्म धर्म, उसमें कोई विवाद खड़ा नहीं करता। कोई गरीब शादी कर लेता तो उसमें विवाद होता। अभी देखिएगा सोनाक्षी सिन्हा क्या है, शादी किया है मुस्लिम से, कोई विवाद हुआ नहीं हुआ। अब वही क्या है, अगर कमजोर व्यक्ति का शादी कर लेगा तो उसमें बहुत सारे विवाद हो जाता है। तो ये क्या होता है, केवल धार्मिक नहीं, अंतर जातीय नहीं होता है। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शादी कर लिया, दलित से शादी कर लिया, उसमें बहुत सारे क्या होता है केसेस बनते हैं। लेकिन क्या है, कोई अगर कोई किसी में योग्यता है, अच्छी है, अगर किसी कोई किसी का साथ दे रहा है तो उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। फिर भी क्या होता है, तो इसको देखेगा जीने का, यानी लाइफ को हम कैसे जिए उसके लिए क्या है, दूसरे कोई व्यक्ति उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते। मैं किसके साथ जाऊं, मैं किसके साथ खाना खाऊं, किसके साथ उठूं बैठूं, ये क्या है दूसरे व्यक्ति उस पर निगरानी नहीं रख सकता। कोई मैं कैसे कपड़े पहना, और ये भी क्या होगा दूसरे से अगर पूछ के पहनना पड़े कि मेरे अंदर अगर इतना क्षमता नहीं है कि मैं कैसे कपड़ा पहनूं, जब दूसरा बोल दे कि भाई तुम ऐसे कपड़े पहनो, तो अब मतलब पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है। अब देखिए आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, राइट टू एजुकेशन। आप लोग जानते हैं राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। आप लोग जानते हैं राइट टू एजुकेशन, आप लोग सब जानते हैं। इसकी बात की, इसमें क्या है 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और या अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और इसे क्या है 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में क्या था उसको जोड़ा गया। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया, कब 2002 में जोड़ा गया, और 86 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें देखिए ये ये तो जोड़ा गया, लेकिन इसके लिए राइट टू अधिनियम कब बना, शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, अधिनियम एक्ट कब बना। आप जानते हैं ये बना था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को क्या है आरटीई लागू किया गया, जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का अधिकार जिसे कहते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून जिसे कहा जाता है। इसमें देखिए आप लोग जानते हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है,
6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, ये शिक्षा की बात की गई है, और उनको जितने भी शिक्षा के संबंध में वस्तुएं होता है वो फ्री, स्कूल में ड्रेस कपड़े वगैरह सब कुछ दी जाएगी। ठीक है। और साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% जो आर्थिक रूप से गरीब या समाज के कमजोर वर्ग है उनको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं जो पब्लिक स्कूल है, जो अच्छे स्कूल है पब्लिक स्कूल में 25% जो लोग हैं, 25% जो बच्चे होते हैं उसको आरटीई के माध्यम से क्या होता है, अपने स्कूलों में जगह देने की आवश्यकता है, उनमें एडमिशन देने के ऊपर, और उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। स्कूल फीस, स्कूल के एक्टिविटीज को छोड़कर मतलब जो एजुकेशन फीस है वो नहीं ली जाएगी। ठीक है। क्या होता है जो फीस होता है ना उसमें केवल एजुकेशन फीस नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होता है। तो जो एजुकेशन फीस है उसको क्या है आरटीए के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, बाकी जो फंक्शन वगैरह जो भी और जो बाकी एक्टिविटीज होती है वो वाला फीस नहीं है। तो ये क्या है, राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। और ये आर्टिकल 21A क्या है, शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 86 संशोधन में इसको लाया गया था और 2002 में इसको क्या है, इसको शामिल किया गया। 2002 में इसको क्या है, शामिल किया गया। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगला है आर्टिकल 22। 22 आपको क्या कहता है, 22 क्या कहता है, मान लेते कोई व्यक्ति अपराध कर लिया, अब उसको क्या अधिकार है, गिरफ्तार के संरक्षण का या गिरफ्तार होने का क्या अधिकार है। देखिएगा, जो भी व्यक्ति अपराध करता है पुलिस उसको पकड़ता है, पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्या होता है कोई भी पुलिस के पास ये पावर नहीं होता है कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसका क्या है, लीगल वारंट होना चाहिए। देखिए, FRI अलग होता है, FIR अलग होता है, उसको फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो अलग होता है और वारंट अलग होता है, इन दोनों को अंतर करता है। जो FIR है उसका मतलब होता है कि प्रथम दृष्टया उस व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत मिला है, मतलब ये नहीं कि उसने अपराध किया है। आप भी जाके मेरे खिलाफ क्या FIR दर्ज करके आ सकते हैं कि वो व्यक्ति से मुझे डर है, तो इसका मतलब यही कि मैंने अपराध किया है। मैं भी क्या आपके खिलाफ जाके क्या कर सकता हूँ, FIR दर्ज कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपराध किया या मैंने अपराध किया, जो नहीं है। तो देख लीजिएगा, तो FIR का मतलब क्या है, अपराध नहीं हुआ, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को, इस व्यक्ति से मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन जब वारंट आ जाता है ना तब उसमें क्या होता है, व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए लीगल नोटिस मिलेगा पुलिस को। लेकिन अब मान लीजिए किसी के खिलाफ वारंट जारी हो गया तो क्या होगा, वारंट जारी होने पर देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर उनके खिलाफ अगर वारंट जारी होता है तो सबसे पहले अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसको नजदीक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। इसके सामने नजदीक के मजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे में पेश होना पड़ेगा, किसके, कोई मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश होना पड़ेगा। अगर पुलिस अगर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले नहीं जाएंगे ना तो समझिए पुलिस का लगेगा उसके आर्टिकल आर्टिकल 32 के अंतर्गत पुलिस जाएगा जेल। इसलिए देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि जो किसी व्यक्ति के लिए जो अपराध में जो वारंट निकाला जाता है ना वो क्या होता है या उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनका क्या, तो उस समय सही टाइम नहीं डालते पुलिस वाले। तो जानते हैं कि सही टाइम डालेंगे तो क्या होगा, हमें 24 घंटे के अंदर उसको ले जाएंगे। फिर पुलिस वाले भी क्या चालाक होते हैं कि वो जानते हैं कि पुलिस वाले जानते हैं कि जो आपस में जो मैंने कोई घर का जमीन का वगैरह मैटर होता है तो जानते हैं कि इसमें क्या समझौता हो जाएगा और दोनों पक्षों से हम पैसा ले लेंगे। तो दोनों पैसा से दोनों पक्ष से क्या होता है, ये लोग पैसा लेने के चक्कर में क्या होता है, ये लोग सही टाइम नहीं डालते उसमें। जब देखते हैं कि समझौता नहीं होता है तो टाइम डाल के ले जाते हैं, नहीं क्या होता है वो टाइम डाल के उसको ले लेते हैं, तो इससे काम होता है। समझ लो, ये पुलिस वाले हमें लगभग करते रहते हैं ऐसे काम। दूसरा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको क्या है, अपने मन पसंद किसी भी विधि सलाहकार यानी वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मान ले कोई व्यक्ति को गिरफ्तार हो गया
आप क्या करेगा वो व्यक्ति पर जो धाराएं लगाया गया है कि उसका क्या समाधान हो सकता है, तो क्या है अपने मन पसंद, ये नहीं कि पुलिस वाले जो चाहे भी भेज दो उसको, ऐसे नहीं, अपने मन पसंद वकील से क्या सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात है, अगर महिला को गिरफ्तार करना है, अगर महिला अपराधी है उनको गिरफ्तार करना है, तो उसके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं गांव में क्या महिला पुलिस तो होती नहीं है, वो सब पुलिस वाले चले जाते हैं, वो क्या कानून का उल्लंघन करते हैं, समझिएगा। तीसरी क्या होता है, अगर कोई महिला अगर कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, कोई महिला अगर बहुत ज्यादा जघन्य अपराध नहीं किया है, तो उनको रात शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अगर जघन्य अपराध नहीं किया है। अगर सामान्य अपराध अगर किया है तो शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर घर की तलाशी लेना है तो घर का भी वारंट होना चाहिए, और उसके साथ महिला पुलिस भी उनके साथ, उनके घर में बहुत सारे लेडीज लोग होते हैं। ये सारी चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए पुलिस के बारे में, कि पुलिस अगर कोई ऐसे आते हैं तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है, भाई पहले वारंट लाइए, और वारंट है और कोई गिरफ्तार होता है तो विधि सलाहकार होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट में पेश होना चाहिए। तो ये क्या होता है दो चीज समझिए, एक है पुलिस के जो होता है उसको थाने में रखा जाता है, उसको कस्टडी कहा जाता है, और जो जेल में रखा जाता है उसको जेल में। देखो पुलिस के हाथ में कस्टडी में क्या होता है, जो अपराधी के साथ मारपीट कर सकता है उसको जबरन क्या है कोई बयान दिलवा सकता है, लेकिन जब क्या होता है जेल में चले जाए तो उसके साथ क्या होता है कोई मारपीट नहीं होता। इसलिए देखिएगा जो चालाक व्यक्ति होता है, जो जानकार व्यक्ति होता है ना, वो पुलिस के सामने अरेस्ट नहीं होते, वो क्या होता है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है अरेस्ट हो जाता है, और डायरेक्ट क्या होता है वहां से जेल भेज देते हैं। जेल में क्या है पुलिस का कुछ मतलब नहीं है। अब कोई पुलिस क्या होता है उनको उनसे जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी जानकार व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या होता है मजिस्ट्रेट के सामने ही क्या होता है सरेंडर करते हैं, वो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते। पुलिस वाले जो मिलते हैं, अगर कोई जो विपक्ष वाले अगर पूरी तरह पैसा पैसा दिए हैं तो उसको मिलने पर बहुत पिटाई करते हैं, वो लोग जानते हैं पैसा का खेल है दुनिया, चलते रहते हैं। इसके माध्यम से देखिए, और इसमें एक चीज और समझिए, देखिए इसमें दो तरह के नियम है, एक तो सामान्य रूप से जो अपराधी होते हैं उसका ये नियम है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पहले से है, तो उनका क्या है, अगर आपराधिक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, आपराधिक रिकॉर्ड ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वो व्यक्ति तो अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति को क्या होता है अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग न्यूज सुने होंगे, जब जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर में तो दो भागों में डिवाइड कर दिया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे क्या है ये वाला सिस्टम लागू किया गया, इसको क्या कहते हैं निवारक कानून का, इसको क्या कहते हैं निवारक कानून कहते हैं। तो निवारक कानून के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक लगातार, लेकिन 3 महीने के बाद उसको क्या होता है, देखिए मेनली क्या होता है 3 महीने तक क्या होता है पहले उनको गिरफ्तार करके रखा जाता है। अगर मान ले मेरे प्रत्येक निवारक कानून लागू कर दिया, तो पुलिस क्या है मुझे कोई अपराध करने से पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लेगा। जैसे देखिएगा आपने जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे ना, सबको घरों में नजरबंद कर दिया, क्योंकि ये था कि ये लोग भड़काऊ भाषण दे सकते, जिससे क्या होता है हिंसा भड़क सकते थे। इसलिए जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा जितने भी नेता थे सबको घरों में नजरबंद कर दिया गया। तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने तक पहले नजरबंद किया जाता है। देखिए 3 महीने में क्या होता है, ऐसे तो 3 महीने के लिए नजरबंद कर देते हैं, और उसको अगले क्या होता है उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते, लेकिन एक कंडीशन है, अगर 3 महीने के बाद अगर उसको किसी न किसी क्या है मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को या सलाहकार बोर्ड के सामने उसको पेश करना होता है। अगर वो बोर्ड ने बोला कि उस व्यक्ति का जो कस्टडी है उसको और बढ़ा दिया जाए तो फिर वो उसको करते हैं। अगर उसने बोला कि ऐसे नहीं करने की आवश्यकता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपराध कर सकता है, ऐसे कोई अनुमान अगर पुलिस के पास है या इंटेलिजेंस के पास है, तो उसको क्या है निवारक कानून के माध्यम से, जिसको डिटेंशन लॉ कहते हैं, डिटेंशन लॉ के माध्यम से उनको क्या है जेल में रख सकता है। और
3 महीने तक रख सकता है। 3 महीने से अधिक अगर उनको रखना है तो मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सलाहकार बोर्ड से क्या होना चाहिए, उनका क्या होता है परामर्श लेना पड़ेगा कि इनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में नेताओं को क्या है 2-2 साल तक क्या नजरबंद करके रखा है, तो ऐसे होते रहते हैं। तो इसमें ये वाला आर्टिकल क्या है 22 में आता है। तो 22 वाले क्या है अपराधी जो होते हैं उनके लिए बहुत सारे क्या नियम है कि अपराधी को भी क्या है, देखिए अपराधी भी क्या होता है मानव होते हैं। और जो अपराधी होता है, देखिए भारत का जो लॉ है ना उसमें ये बोला जाता है कि चाहे कानून कैसा भी है, जो बिना गुनाह किए हुआ है ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं। और भारत का मेन जो कानून है उसमें अपराधी को भी इंसान माना जाता है। अपराधी को क्या था इंसान माना जाता है, तो उनके साथ क्या था मानते हैं कि ये इसके साथ अच्छा व्यवहार करने के सुधार हो सके। आप लोग जानते देखिएगा चित्तरगढ़ में आप लोग देखे ना सेंट्रल जेल है, वहाँ पे क्या ओपन जेल है, भारत का पहला ओपन जेल है चित्तरगढ़ वाला संपूर्ण जेल का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। भारत का क्या है पहला ओपन जेल है जिसमें कैदियों को क्या खुला छोड़ा जाता है। आजकल तो आप लोग देखेंगे कैदी बहुत कम हो गया है, लेकिन आज से 20-25 साल 30 साल 40 साल पहले क्या था वहाँ पे बहुत ज्यादा कैदिया हुआ करता था। बहुत बड़े पैमाने में खेती वगैरह करते थे लोग 20 साल 25 साल पहले। आज तो वो सिक्की लाने के बाद वो सब समाप्त हो गए। पहले लोग मार्केट में घूमते रहे, तो उसी के आसपास हमारा घर भी है, तो हम लोग जानते हैं कि वो वहाँ पे जाते हैं। तो समझिए अब देखिए आर्टिकल 23 और 24 इसमें क्या शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब किसी को प्रति कमजोर वर्ग के प्रति क्या होता है प्रताड़ना जो की जाती है उसके लिए। पहला देखिए आर्टिकल 23 में क्या बोलता है कि किसी भी मानव का तस्करी नहीं है और जबरदस्ती किसी से काम नहीं किया जा सकता। ये क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई है और फोर्स लेबर के बारे में बात की गई है। ये जो बेगार पर्सन से कहते हैं जबरदस्ती खाना खाइए और मेरे घर में काम कीजिए, मेरे घर में खाना खाइए, आप कहीं पे भी रहिए सुबह आके काम करिए। ऐसे वाले जो व्यवस्था था पहले वो वाला समाप्त कर दिया। और मानव ट्रैफिकिंग मतलब होता है जैसे महिलाओं और जो बच्चे होते हैं ना उनका क्या होता है बेचा खरीदा बहुत ज्यादा है, ट्रैफिकिंग होता है उसको खरीद बेच बिक्री बहुत ज्यादा होता है। तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात है। अधिकतर आप लोग देखेंगे हमारे समाज में महिला जो बच्चे खासकर जो फीमेल होते हैं उनके प्रति क्या होता है ये बहुत ज्यादा होता है बेचे जाते हैं जो भोजन होते हैं। या हमारे समाज में कुछ प्रथाएं भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है ये चीज काम आता है। आप लोग देवदर्शी प्रथा का नाम सुनेंगे, खरीद बिक्री का नाम सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे जनजाति में होता है। तो वो लोग जो अपनी लड़कियां होती हैं उनको बेच देते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में देवदर्शी प्रथा है, मंदिरों को बेटी दान देना पड़ता है और उसके साथ जो होता है पुजारी वगैरह जो करते हैं वो अलग बात होता है। तो वो भी बहुत सारे क्या है गलत प्रथा है, तो उनको समाप्त करने की बात है। तो बेकार प्रथा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर साल कम से कम 1 करोड़ महिला और बच्चों का ट्रैफिकिंग होता है। तो आप लोगों ने सुना ना एक बचपन बचाओ अभियान जो चलाते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जो संग्रह चलाते हैं बचपन बचाओ, उनके माध्यम से क्या होता है इस प्रकार के जो तस्करी वगैरह होता है या छोटे बच्चे को इस तरह से किया तो उसको कैसे संरक्षित करना उसको ध्यान रखें। अगला देखिएगा बाल श्रम पर लोग इस पर रोक लगाने की बात करते हैं। बाल श्रम यानी जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड जो लेबर होता है उस पर उसको रोक लगाने की बात करते हैं। चाइल्ड लेबर पर रोक लगाने की क्या होता है इसमें बात की गई है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर आजकल थोड़ा जरूरत कम हो गया है। पहले क्या था बच्चों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता और आज भी बहुत ज्यादा तो काम ली जाती है, लेकिन क्या इलीगल रूप से मिलती जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 24 है, तो आर्टिकल 24 में क्या है जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करें। जैसे फैक्ट्री हो गया, खान हो गया, इस तरह के जो संकट या जो डेंजरस जगह होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों को
अगर उनकी उम्र 14 साल से कम है तो उनको लगाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, जो चूड़ी बनाने वाला उद्योग होता है, बीड़ी पत्ता वाला जो उद्योग होता है, या जो पटाखे वगैरह बनाया जाता है ना दीपावली में जो लोग बनाते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों का बहुत का यूज किया जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो किया जाता है। पहले देखिएगा हर चाय के दुकान पे बच्चे होते थे, तो आजकल तो बंद हो गया है। तो ये बाल श्रम प्रतिशत अधिनियम 1986 में आया था। इसके माध्यम से क्या है, इसमें संशोधन कर दिया 2016 में, इसमें संशोधन कर दिया। तो इसमें यह अधिनियम 14 से कम बच्चे के सही प्रकार के व्यवसाय पर क्या है प्रतिबंध लगाया गया है, और 14 से 18 वर्ष के जो किशोर है उनको खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता है। जो खतरनाक होता है, जैसे मान लेते कोई लोहा का कंपनी है या इस तरह से कोई, उसको नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक कंडीशन में, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, उसके लिए ब्लड रिलेशन होना चाहिए। मान लेते किसी का अपना अपने खुद का बच्चा है, उनका उम्र 14 साल से कम है, उनको अपने जो खुद का बिजनेस है उसमें लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उनको स्कूल जाने का समय और खेल कूद का समय क्या होना चाहिए, उसको छोड़कर किसी भी बच्चे के बचपन को नहीं बिगाड़ सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है। अगर खुद के माता पिता पर भी अगर वो बच्चा केस कर देंगे तो माता पिता को जेल जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे को अगर 14 साल से कम की उम्र है, उनके स्कूल जाने का टाइम और दूसरा क्या है खेल कूद का टाइम, इनके अतिरिक्त उनसे काम करवा सकते हैं। लेकिन कोई घाटा काम, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वाला है या कोई ठेले वाला है, तो क्या होता है खेलने कूदने के और स्कूल जाने के समय करते तो एक दो घंटे अगर क्या होता है सब्जी में पानी लगा दे या थोड़ा सा निराई कर दे या कुछ भी थोड़ा ज्यादा कर दे, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। वो कौन नहीं आएगा, अपराध के श्रेणी में उसे क्या होता है काउंट नहीं किया जाएगा, उसके अपराध के श्रेणी में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे के कारखाने में या दुकान में या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उनको क्या होता है, उनके बदले में क्या मिलता है, ऐसा मिलता है, उसको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, उनको खेलने कूदने का समय नहीं है, मतलब जो भी है गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का है, तो ऐसे व्यक्ति को के खिलाफ क्या होता है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत उनको पर आपराधिक कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। देखिए आज हम लोग क्या है कि आर्टिकल 24 तक ही कर लेते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा। कल से हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग क्या है पूछिए। आज हम यहीं तक करते हैं। इससे संबंध देखिए, अभी जो आर्टिकल 12 से लेके 24 तक आपको बताया है, उसमें से कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज आपको जानकारी है या कोई दिक्कत है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर नहीं होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप में कहीं भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी खत्म करते हैं। ओके, गुड।